देखें, अकाउंटेबिलिटी एचएससी मैनेजर की है, एवरीवन की नहीं है। अकाउंटेबल एक बंदा होता है। आप किसी को अगर काम देंगे तो क्या सबसे उसके बारे में पूछेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो जिसकी जिम्मेदारी लगाई गई है ना, वो सिर्फ वही जवाबदारी भी देगा उस चीज़ की। हाँ ठीक है, वो एज अ टीम वर्क वो कंट्रीब्यूशन जरूर दे रहे होंगे, लेकिन वो जो पूछगछ होगी वो सिर्फ एचएससी मैनेजर से होगी, क्योंकि उसी ने ही आप एक सिस्टम डेवलप किया एचएससी का, और रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन उसी ने खुद ने की है। तो इसलिए हर चीज़ की जवाबदारी फिर उसकी होगी। ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, सिस्टम्स बाईपास हो रहे हैं, वॉल्यूशंस हो रही हैं, या सिस्टम्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, कंप्लायंस का मसला आ रहा है, तो फिर जो ना वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एचएससी मैनेजर की कोई सिरे से जिम्मेदारी ही नहीं बनती इस सिलसिले में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैक्सिमम जगहों पे मिस हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को निशानदेही करना चाहूँगा कि मेथड स्टेटमेंट्स जो हैं या फिर वर्क इंस्ट्रक्शंस जो आपने बना रखी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको रिस्क असेसमेंट का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उनको अपने रिस्क असेसमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे ना, तो कल को खुदा ना खास्ता अगर कंपनी में कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम पे जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वर्क इंस्ट्रक्शन और आपकी एसओपीज जो है वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो बनेंगी बनेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर आपके जीएचएस भी होंगे, फिर आपके आरएस असेसमेंट, तमाम चीज़ें वेरीफाई की जा रही होती हैं। तो उसके साथ अगर रिलेशन नहीं बना दोनों का, यानी कि मैथड स्टेटमेंट में एक एक्टिविटी डिफाइन की हुई है और आरए के अंदर वो एक्टिविटी जो है ना वो सिरे से है ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा फिर चैलेंज आता है, और ये जो रिस्क असेसमेंट की क्रेडिबिलिटी है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। आरए के रिवीजन के साथ साथ जो ना मेथड स्टेटमेंट्स की रिवीजन भी ज़रूरी होती हैं। मैंने कई जगह पर देखा है कि जब मैं रिस्क असेसमेंट करने जाता हूँ, तो वर्क इंस्ट्रक्शंस मुझे बहुत ही जो ना वो क्या कहते हैं ना कि वो एक्सपायर हुई हुई या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हुई जो ना वर्क इंस्ट्रक्शंस या फिर एसओपीज मिल रही होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो ना वो शुमार ही नहीं होती, मिसिंग होती हैं वो। अब पता ही चलता है कि शायद ये 8 या 10 साल पहले की बनाई गई थी, उसके बाद इसको भी रिवीजन नहीं जो ना दिया गया। तो डेफिनेटली जब उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो उसके बाद जो मशीनरी में आपने चेंजेस लेकर आए हैं, अपने प्रोसेस में चेंजेस लेकर आए हैं, बहुत सारी और चीज़ आपकी चेंज हुई है, वर्क एक्सटेंशन हुई हैं, आपकी एरिया एक्सटेंशन हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है ही नहीं। तो जब वर्क इंस्ट्रक्शन ही आपकी जो ना वो एडिक्वेट नहीं बनी हुई, तो उसके अगेंस्ट आर कैसे फिर एडिक्वेट हो सकता है फिर। तो याद रखिएगा कि रिस्क असेसमेंट का जो बेस डॉक्यूमेंट है, जहाँ से वो ट्रिगर होकर आ रहा है, वो आपका आर जो ना वो बताते खुद नहीं है। वो एक वर्क इंस्ट्रक्शंस या फिर मेथड स्टेटमेंट्स की एक फाइल है, एक प्रोसीजर है, जिसको वो फॉलो कर रहा है आर। ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वर्क इंस्ट्रक्शंस और एसओपीज वगैरह कंट्रोल्ड नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई जो ना वो कंसिडरेशन में नहीं लाया जाएगा फिर। ऑन दी अदर हैंड रिस्क असेसमेंट की फाइल की रिवीजन के ऊपर जो ना बहुत सारी जो ना क्यूरीज हैं, तो इस पर क्लैरिटी नहीं है प्रॉपर। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सिस्टम डेवलप किए गए हैं, और हर जगह पे एक अलग ही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। कहीं पर ये क्वार्टरली जो है आपको रिवीजन करने को मिल रहा होगा इसके ऊपर, कहीं इसको बाई एनुअली करने को मिल रहा होगा, कहीं पर एनुअली करने को मिल रहा होगा। तो ये हर जगह पे एक अलग ही ट्रेंड सेट हुआ हुआ है। लेकिन देखना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस का ट्रेंड है वो क्या है, आपने उसके हवाले से इसकी जो ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन सेट करनी होती है। सबसे बड़ा फ्लॉ जो इंडस्ट्री में देखा गया है कि रिस्क असेसमेंट वर्कर तक पहुंचता ही नहीं है। यानी कि ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने ऑडिट्स को जो ना वो अपना क्लियर करवाने के लिए आपने बनाने हैं, ये जस्ट अपनी जान छुड़ानी, या फिर एचएससी की जो एक रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करके अपना फाइल में लगाने के बाद आपकी जिम्मेदारी जो है ना कंप्लीट हो जाती है। ऐसा नहीं है। इसका होता ये है कि रिस्क असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाती है आपकी, यानी कि उसमें इंडोर्समेंट हो गई, साइन ऑफ हो गया, एग्रीमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद वर्कर्स की एक ट्रेनिंग जो ना कंडक्ट करना ज़रूरी है, ताकि वर्कर्स को पता हो कि कौन कौन से जो ना इस वक्त वर्क इंस्ट्रक्शंस और एसओपीज़ के अगेंस्ट जो ना आपके हैजर्ड्स जो ना वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उस पर इस वक्त एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन किस लिमिट पर है, और एडिशनल कंट्रोल जो आपने सजेस्ट किए हैं वो क्या है, और वो कब तक जो है ना वो उसकी जो टाइमलाइन है वो उनसे शेयर हो जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ, इस वक्त एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स के ऊपर जो मेरी रेटिंग है वो ये आ रही है। और उससे इसको क्लैरिफाई ये भी हो जाएगा कि कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं, जिसमें वुलनरेबल है वो खुद भी एक्सीडेंट्स होने के, ताकि वो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चल रहा होगा। जब उसे ही आप कोई क्लैरिटी नहीं देंगे रिस्क असेसमेंट्स की, हैजर्ड्स के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने आप को फिर सेव कर पाएगा। तो ट्रेनिंग्स का फुकदान है, चीज़ों की डिलीवरी डाउन द लाइन नहीं हो पाती, और ऊपर ऊपर ही जो ना वर्क इंस्ट्रक्शन और ये आरे वगैरह घुमा फिरा के जो ना फाइल का हिस्सा बना दिए जाते हैं, इस वजह से इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं फिर। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सीएफटी, यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम जो डेवलप करना ज़रूरी होता है। हर बंदा आरे नहीं कर सकता, ना करवा सकता है। तो डिपार्टमेंट्स में कुछ सर्टेन लोगों की कॉम्पिटेंसी होती है जिनको एचएससी पहले ट्रेन करती है।
यानी कि उनको ट्रेन करवा दिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिस्क असेसमेंट एंड व्हाई डू वी नीड रिस्क असेसमेंट्स, कि उसको क्या ज़रूरत है, क्यों करवाया जा रहा है और वो होता क्या है। यानी आपने उस मॉड्यूल से उसको फैमिलियर करवाना है, उस स्पेसिफिक पर्सन को जो डिपार्टमेंट का जो आपके साथ मिल के उसको परफॉर्म कर रहा होगा ऑन साइट। तो इस ट्रेनिंग के बगैर क्रॉस फंक्शनल टीम डेवलप नहीं हो पाएगी और आगे कभी भी आपका यूज़फुल नहीं होगा। So I'm requesting to Mr. सिकंदर के काइंडली इलेबोरेट ऑल दीज टर्म्स के जो स्टेप बाय स्टेप जो ना हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लेट्स सपोज कि जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करना है हमें, यानी असेस द रिस्क, वो परफॉर्म करना कैसे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कैसे की जाएगी और हु माइट बी हार्म एंड हाउ, इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ऑन साइट, इन चीज़ों को पेपर से निकाल के प्रैक्टिकल में कैसे लेकर आना है। जनरल मैनेजर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ना वो अपने वर्कर्स को सेव करने की डेफिनेटली वो एम्प्लॉयर के ऊपर है, जो ओनर है कंपनी का। लेकिन अब क्योंकि वो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते तो उनके नीचे डाउन द लाइन जो इमीडिएट उनकी रिपोर्टिंग जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो जनरल मैनेजर से स्टार्ट होती हैं। यानी कंपनी का ओनर जो ना अपने डायरेक्ट जो अकाउंटेबल कर रहा होता है वो जनरल मैनेजर को कर रहा होता है। तो जनरल मैनेजर के डोमेन में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो वही जो ना इस चीज़ को फिर जो ना इफेक्टिवली लेके आगे चल सकता है और उसी के ऑर्डर्स के ऊपर ये चीज़ जो ना इफेक्टिवली परफॉर्म की जा सकती है। सिकंदर भाई यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेफिनेटली वो एचएससी डिपार्टमेंट की ही है क्योंकि ये उन्हीं का एक प्रोसीजर है, और अकाउंटेबिलिटी कंपनी के ओनर की है जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि बाय लॉ वो इस चीज़ के लिए बाउंड है कि उसने जो जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी जो सेफ्टी है उसको उसने इंश्योर करवाना है एट एनी कॉस्ट। पोल में देखें लोगों ने जो एम्प्लॉयर का वर्ड सिलेक्ट किया ना वो उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है ना वो यही बता रही है उनको कि एम्प्लॉयर इज़ जो ना अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी देखनी होती है चीज़ों की। क्या एम्प्लॉयर आपके साथ बैठ के रिस्क असेसमेंट्स करवाएगा? क्या आरए की शीट्स पे रिस्क जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी का मालिक है, जो ओनर है, क्या वो साइन करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा ना। तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को हैंड ओवर करेगा जो उसके बिहाफ पे ये काम कर रहा होगा। तो डेफिनेटली वो कंपनी का सीईओ होगा, एम्प्लॉयर तो नहीं हो सकता। ओनर तो खुद नहीं आएगा आपके पास ये चीज़ें करवाने के लिए। तो इस हिसाब से फिर मैंने जो ना वो सीईओ जो है ना उसमें मैंने चेक लगाया है, एम्प्लॉयर पे इस वजह से मैंने चेक नहीं लगाया। सिकंदर भाई, एक्चुअली में तो साइड पे तो हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन जो अकाउंटेबल का वर्ड यूज़ आ जाता है ना, वो तो सबसे पहले तो वो लोग हैं ना कि जिन्होंने रिस्क असेसमेंट बनाई है और अप्रूव करवाई है उसको साइड पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। और अगर वो कुछ मिसिंग हो गया या कुछ ऐसा दिक्कत है तो वो ही अकाउंटेबल भी है। लेकिन इन द लास्ट जो मेन पर्सन होता है वो प्लांट का सीईओ या कंपनी का सीईओ होता है, कंसर्न आदमी जो मेन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसने अपनी एचएससी पॉलिसी को अप्रूव किया होता है। तो मेरे ख्याल से वो इन द लास्ट सबसे अहम आदमी होता है जो रिस्पॉन्सिबल भी है और अकाउंटेबल भी है। इस चीज़ को समझिएगा कि रिस्क असेसमेंट एक सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम की इफेक्टिवनेस, उसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स, उसके नेगेटिव इंडिकेटर्स, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इफेक्टिवनेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो ना ये एचएससी को ही देखनी होती हैं, क्योंकि आखिर में अगर कोई सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो उससे रिगार्डिंग जो भी आपके नेगेटिव इंडिकेटर्स थे तो उसके बारे में जो डिस्कशन होगी वो एचएससी मैनेजर ही कर रहा होगा टॉप मैनेजमेंट के सामने कि किस वजह से सिस्टम जो ना फेलियर का शिकार हुआ था।